सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 19 मार्च। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर क्या है कि हम लोग खाली 16 और 17 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथियों पिछले 4 दिनों से क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। हालांकि साथियों मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था कि मैं अभी होली सेलिब्रेट करने के लिए गाँव गया था। तो कल ही रात को दोस्तों मैं गाँव से लौटा हूँ। तो पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग 16 और 17 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद साथियों कल मैं आपको 18 और 19 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ा दूंगा। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग खाली 16 और 17 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 15 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करा देता हूँ क्विकली, मात्र 2 मिनट के अंदर। क्योंकि लास्ट जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये 15 मार्च को आई थी। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास का ना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी आईसीसी ने क्या है कि फरवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की थी। और इसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था कि पुरुषों में तो दिया गया था भारत के शुभमन गिल को, जबकि महिलाओं में किसी दिया गया था तो ऑस्ट्रेलिया के अलाना किंग को। अभी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का मैंने आपको गोल्ड मरकरी अवार्ड बताया था। ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मिला है। भारत और बांग्लादेश का जो नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है बोंगो सागर 2025, ये कहां पर हुआ है तो बंगाल की खाड़ी के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जो आशा दिवस है इसके रूप में घोषित किया था तो 12 जुलाई को। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में बताया था मैंने आपको कि 2025 का जो इसका खिताब है ये झारखंड ने जीता है। और जबकि साथियों हराया किसको था तो हरियाणा को। छत्तीसगढ़ के अभी किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अभी अस्थायी जो सूची है इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये कह सकते हो कंगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भी सड़क नेटवर्क वाला जो देश है ये भी अपना प्यारा भारत बना था। और पहला कौन सा है तो अमेरिका। नई दिल्ली में आयोजित जो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है 2025, इसमें भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते थे तो दो टोटल दोस्तों 134 मेडल जीते थे। और भारत इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। 134 में बात करें तो 45 तो इसमें गोल्ड मेडल थे, 40 थे इसमें सिल्वर मेडल, और 49 थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल। होला मोहल्ला त्योहार बताया था मैंने आपको, ये भी पंजाब राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया गया था होली के अंदर ही। अट्टूकल पोंगल बताया था ये कहाँ पर मनाया गया तो केरल के अंदर। और लास्ट 11वां क्वेश्चन बताया था कि जो मार्क कार्नी है इन्होंने भी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो ये ली थी दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में। आई होप आपको 15 मार्च के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रक्षा अधिकारी को जो बैठक है 2025 वाली, इसकी जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है। तो 2025 के साथ जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अधिकारियों की जो बैठक है ये चीन के अंदर आयोजित की जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथ ही जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 2025 वाली जो बैठक है ये भी 26 से 27 मार्च को चाइना का जो क्विंगडाओ है यहीं पर आयोजित की जाएगी। बात करते हैं हम लोग संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये जो साथी एसयू है ये 1966 में बना था संघाई 5 के नाम से। लेकिन इसमें जो उज्बेकिस्तान है ये कब शामिल हुआ था तो ये दोस्तों 2001 के अंदर शामिल हो गया था। और तब इसका क्या कि गठन हुआ था एसयू का। ये क्वेश्चन और पूछता है कि भारत और पाकिस्तान जो एसयू के मेंबर है ये कब बने थे तो दोनों याद रखेंगे दोस्तों 2017 के अंदर बने थे। ईरान के अंदर इसका 9वां मेंबर बना था 2030 के अंदर ही। और 2024 के अंदर भी बताया था मैंने आपको कि इसका 10वां सदस्य कौन सा बना था तो बेलारूस, ये आप लोग याद रखेंगे। एसयू का यदि आप लोगों से मुख्यालय पूछे तो चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर है। और वर्तमान में अब इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो टोटल 10 है। 10 सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो इसमें रूस है, दूसरा दोस्तों इसमें चीन, तीसरा इसमें कजाकिस्तान, चौथा है तजाकिस्तान, पांचवा है किर्गिस्तान, छठवा है उज्बेकिस्तान, सातवां है भारत, आठवां है पाकिस्तान, नौवां है ईरान, और 10वां भी कौन बना 2024 के अंदर ही तो ये बेलारूस बना था। अब मैं आपको एससीओ की मीटिंग के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
जैसे कि 2025 वाली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि चीन के अंदर आयोजित की जानी है। इससे पहले वाली 24वीं कहाँ पर की गई थी, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर। और पहली बैठक भी पूछ लेता है कि पहली बैठक कब आयोजित की गई थी इसकी, तो 15 जून सन 2001 के अंदर। और हुई कहाँ पर थी, तो चीन के संघाई के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथ आपको जो दूसरा क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी यूनेस्को का जो विश्व धरोहर केंद्र है, इसने भी भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को और जोड़ा है। तो अभी साथी 6 स्थलों को क्या है कि और जोड़ लिया गया है अस्थायी सूची के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर से। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए साथी, यूनेस्को ने क्या है कि जो विश्व धरोहर केंद्र है, इसने भी कि भारत के अस्थायी सूची में 6 स्थलों को और जोड़ लिया है, जिससे बाद में अब स्थायी सूची की जो संख्या है ये 62 हो गई है बढ़कर। और इससे होगा क्या साथियों, तो आने वाले समय में जो 6 स्थल हैं ये जोड़े गए, ये यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किए जाएंगे। वर्तमान में बात करें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत से कुल कितने स्थायी सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो याद रखेंगे वर्तमान में 43 है। और इन 43 में भी बात करें तो 35 तो दोस्तों सांस्कृतिक श्रेणी से है, 7 है इसमें प्राकृतिक श्रेणी से, और एक इसमें मृत श्रेणी से शामिल है। और याद करिए, मैं आपको 2024 के अंदर कई बार रिवाइज करा चुका हूँ कि असम के अंदर जो मोइदम है, इसको भी 43वां भारत से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 6 जो नए स्थल है अस्थायी सूची में, ये कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो ये दोस्तों में जो कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का, ये तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, एक ये जोड़ा गया है। दूसरा इसमें जोड़ा गया मुदुमल मोगली थिक मैनगिरी, जो कि तेलंगाना से है। अशोकन शिलालेख जोड़े गए स्थल, जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं। इसके बाद 64 योगिनी मंदिर को जोड़ा है, जो कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर है। गुप्त मंदिर जोड़े गए, ये कई राज्यों के अंदर है। और बुंदेलों के जो महल के किले हैं, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं, इनको शामिल किया है। अब आने वाले समय में ये जो 6 स्थल है स्थायी सूची में शामिल किए जाएंगे। बात करते हैं और यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 के अंदर। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो ऑड्रे अजौले। और जबकि इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 है, जिसमें से 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज के साथ आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जो समृद्ध परिवार योजना है, ये भी किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये जो दोस्तों योजना है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों भी मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई है कि जो मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना है, इसको शुरू किया जाएगा। और इस योजना का साथ ही मकसद क्या है, तो जो गरीब परिवार है, इनके लिए रोजगार के साधनों को मजबूत किया जाएगा। बात करते हम लोग मध्य प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अभी मानव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंदर है। और इसको भी भारत का 58वां टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। लेकिन ये मध्य प्रदेश से 9वां टाइगर रिजर्व बना था। मध्य प्रदेश ने भी भारत की पहले जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ली थी, इसका अनावरण भी किया था। और देश में सबसे ज्यादा अधिक गिद्धों वाला जो अभी राज्य है, ये कौन सा बना था, तो ये साथियों मध्य प्रदेश ही बना था। बात करें हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर मोहन यादव। और राज्यपाल आप लोग जानते हैं जो कि मंगू भाई सी पटेल है। अब आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। यहाँ से दोस्तों मैं आपको लगातार 3 दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, चौथा, पांचवा और छठवा। और इसके बाद हम लोगों ने मार्च महीने से जितने भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़े वो सारे के सारे रिवीजन भी कर लेंगे। तो पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है,
जिससे आप लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे बोलते हैं, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये जो दोस्तों दिवस है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो वैक्सीनेशन के महत्व को समझना और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सराहना देना है। और जबकि साथियों जो WHO है, जिसे आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसने 1988 में जो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया था। और ये जो इनिशिएटिव है, ये दुनिया से पोलियो को खत्म करने की दिशा में पहला कदम भी था। जबकि यदि आप लोगों से पूछे कि भारत सरकार ने जो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये कब शुरू किया था, तो ये दोस्तों आप लोग और याद रखिएगा, ये शुरू किया गया था 1995 के अंदर। अब आज का आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो आयुध कारखाना दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो हर साल जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है, ये मनाया था आपका 18 मार्च को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खाली दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि जो आयुध कारखाना दिवस है, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ये हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन 18 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साथी जो कोलकाता का कोसीपुर है, यहाँ पर स्थित भारत का सबसे पुराना जो आयुध कारखाना है, इसकी शुरुआत 18 मार्च 1802 को ही हुई थी। और इसी कारण ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री डे है, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए आज का आप लोग छठवा, आज का साथी आप लोगों से छठवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखिए साथी, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा। वैसे दोस्तों इसका जो आंसर है ये 15 मार्च होगा, तो मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा। याद रखेंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे कि 15 मार्च होगा। और 2025 के लिए दोस्तों इसकी थीम क्या है? तो थीम दोस्तों मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इंग्लिश में याद रखिएगा, हालांकि मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ, लेकिन थीम जो है ये आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा। थीम क्या है इसकी? तो ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ये 2025 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है। और हिंदी में क्या है? तो स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अब हम लोग मार्च महीने के सारे डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथी मैंने आपको 1 मार्च से इस बार 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो शून्य भेदभाव दिवस, जिसको आप लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। फिर मैंने आपको सीधा 3 मार्च से 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो वर्ल्ड हेरिंग डे पढ़ाया था, यानी कि विश्व श्रवण दिवस। और दूसरा पढ़ाया था विश्व वन्यजीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। फिर मैंने आपको 4 मार्च से भी 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विश्व मोटापा दिवस। फिर मैंने आपको सीधा पढ़ाया था 7 मार्च को जन औषधि दिवस। फिर पढ़ाया था 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर पढ़ाया था मैंने आपको 10 मार्च को CISF का 56वां स्थापना दिवस। 12 मार्च से मैंने इस बार आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो बताया था कि जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है, ये 12 मार्च को मनाया गया। और 12 मार्च को इस बार जो धूम्रपान निषिद्ध दिवस है 2025 में, ये मनाया गया। लेकिन वैसे दोस्तों ये हर साल 12 मार्च को नहीं मनाया जाता। वैसे तो ये जो हर साल है, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है धूम्रपान निषिद्ध दिवस। लेकिन 2025 में क्या है कि मार्च का जो दूसरा बुधवार है, ये 12 मार्च को पड़ा था, इसलिए 12 मार्च को मनाया गया। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज के साथ आपको जो 7वां क्वेश्चन है, इस पे तो आप लोग एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 ये अभी किससे प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वैसे आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये किया अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक को क्या है कि भी सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा क्या है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है 2025, इससे सम्मानित किया है। और RBI को प्रवाह और साथ ही डिजिटल पहल के लिए क्या है कि चुना है। क्योंकि साथियों इससे क्या है कि केंद्रीय बैंक में जो पेपर है, इसका इस्तेमाल कम हुआ है। बात करते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कंप्लीटली पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है, ये अधिनियम कब का था? तो 1934 का। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के अंदर।
ये भी पूछता कि किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 के अंदर। मुख्यालय आप लोग जानते हैं कि मुंबई के अंदर है। अभी याद करिए, इसके 26वें नए गवर्नर बने थे शक्तिकांत दास के स्थान पर। और ये कौन बने थे? संजय मल्होत्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी अभी कौन बने थे? सुधा बालकृष्णन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ाए थे मैंने आपको, अभी रिसेंटली पढ़ाया मैंने आपको, ये अजीत रत्नाकर जोशी बने, 7 मार्च को बताया था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये भी दोस्तों कई बार पूछता है, सर और ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर पूछ रहे तो ये याद रखेंगे सीडी देशमुख थे। अब हम लोग बात करते दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या है कि एक तो होते हैं इसमें गवर्नर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा बन गए। और 4 इसमें डिप्टी गवर्नर भी हो जाए। तो वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, तो एक बार हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक तो दोस्तों इसमें एम राजेश्वर राव। दूसरे कौन है? तो टीबी रविशंकर। तीसरे इसमें माइकल देव पत्रा। और चौथे कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन। ये चौथे डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब देखिए आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन। आज के साथ आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये भी पुरस्कार से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों अभी हॉकी इंडिया जो अवार्ड है 2024 इनकी घोषणा कर दी गई है। और इन्हीं से संबंधित ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में अभी वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है ये किसे चुना गया है? तो अभी साथियों हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड है ये चुना है अभी हरमनप्रीत सिंह ने। वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर से। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे ध्यान से समझिएगा। देख दोस्तों अभी हॉकी इंडिया के द्वारा क्या है कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाले हॉकी खिलाड़ी है इनको सम्मानित किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 के विजेताओं के बारे में। तो यदि दोस्तों आप लोगों से पूछे कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है महिलाओं में ये किसे चुना है, तो सविता पुनिया को। पुरुषों में पूछे किस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड है ये किसे दिया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के अवार्ड के बारे में बात करें तो सविता पुनिया को चुना है। डिफेंडर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये अमित रोहित दास को दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो मिडफील्ड हॉकी खिलाड़ी है किसे चुना है, तो हार्दिक सिंह को। जबकि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो फॉरवर्ड खिलाड़ी है ये चुना गया भी अभिषेक को। अब देखिए आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन। आज का 9वां क्वेश्चन साथियों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और इसी अपॉइंटमेंट के माध्यम से हम लोग मार्च महीने के सारे के सारे अपॉइंटमेंट को रिवीजन भी कर लेंगे। अभी जो टाटा कम्युनिकेशन है इसका जो नया अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त कर दिया तो एन गणपति सुब्रमण्यम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो एन गणपति सुब्रमण्यम है इनको भी टाटा कम्युनिकेशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशन के बारे में पहले, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1986 के अंदर। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अब हम लोग मार्च 2025 के सारे अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। जैसे कि साथी मैंने आपको रतन टाटा एंडोमेट मेटा फाउंडेशन के अध्यक्ष बताए थे, ये भी एन चंद्रशेखरन बने थे। यूनिलीवर के मैंने आपको नए सीईओ बताए थे, ये भी कौन बने थे, तो फर्नांडो फर्नांडीज। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बताए थे, ये भी मनन कुमार मिश्रा बने थे। रक्षा लेखा अभी महानिदेशक कौन बने थे, तो डॉक्टर मयंक शर्मा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैंने आपको नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताए थे 7 मार्च को, अजीत रत्नाकर जोशी बने। सरकारी अभी ई मार्केट प्लेस का नया सीईओ किसे बनाया था, तो अजय बाबू को। राष्ट्रीय जो खनिज विकास निगम है जिसे बोलते हैं आप लोग एनएमडीसी, इसके भी नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है अमिताभ मुखर्जी बने थे। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो विशाल विकास कौशल। अब देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन। आज का 10वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कभी मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जो जीडीपी है ये कितनी रहने वाली है। तो अभी दोस्तों जो मूडीज है इसने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जो जीडीपी दर है ये 6.5% रहने वाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं लोग मूडीज के बारे में। तो ये दोस्तों जो मूडीज है ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है जिसने अभी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो जीडीपी का अनुमान है ये 6.5% लगा है। जबकि दोस्तों 2025-26 के लिए औसत जो मुद्रास्फीति है
ये कितने परसेंट गिरने की संभावना है, तो 4.5%। हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में अन्य रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारतीय जीडीपी का अनुमान कितना लगाए इनको देख लेते हैं। तो जैसे कि साथियों, जो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है ये कितनी रहेगी, तो 6.6%। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है, तो 6.7%। आईएमएफ के अनुसार कितनी रहने वाली है 2025-26 में, तो 6.5% ही। आरबीआई के अनुसार कितनी रहने वाली है 2025 में, तो ये रहने वाली है तो 6.6%। जबकि जो क्रिसिल है, क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी रहने वाली है, तो 6.5%। अब देखिए आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन। आज का 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप है 2025, इसमें भी कौन सा ऐसा राज्य जो कि शीर्ष पर रहा है। तो इसमें दोस्तों जो हरियाणा राज्य है, ये भी 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। इस बार साथ ही जो 20वें नंबर की जो नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था, तो बिहार की राजधानी पटना के अंदर। और इसमें हरियाणा ने जो है ये टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते और ये टॉप पर रहा है। सबसे निचले स्थान पर तीसरे पे ये कौन रहा है, तो ये दोस्तों बिहार रहा है जिसने खाली 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब टॉप 3 पोजीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहले स्थान पे हरियाणा है 6 गोल्ड मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 3 गोल्ड मेडल के साथ। जबकि तीसरे स्थान पर बात करें तो महाराष्ट्र है 2 गोल्ड मेडल के साथ। सबसे आखिरी स्थान पर कौन सा राज्य है, तो बिहार है। अब बात करते हैं लोग नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में। तो ये जो दोस्तों चैंपियनशिप है, ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। और इससे पहले वाली पूछ ले कि 19वें नंबर की जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अंदर। आज का साथ आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रायसीना डायलॉग है 2025, इसका जो 10वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो दोस्तों रायसीना डायलॉग है, इस बार इसका 10वां संस्करण है जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों, जो रायसीना डायलॉग है 2025, इसका इस बार संस्करण तो 10वां है, लेकिन ये 17 से लेकर 19 मार्च तक नई दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाला है। अच्छा, आयोजित किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इसी के द्वारा। 2025 के लिए रायसीना डायलॉग की थीम क्या रहने वाली है, तो काल चक्र पीपल पीस प्लेनेट। ये 2025 के लिए रायसीना डायलॉग की थीम रहने वाली है। जबकि साथ इसमें चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, तो न्यूजीलैंड के अब जो प्रधानमंत्री हैं जो कि भी भारत की यात्रा पर आए, यह नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, ये इसमें चीफ गेस्ट है। अब बात करते हैं लोग रायसीना डायलॉग के बारे में। तो ये जो दोस्तों रायसीना डायलॉग है, ये जियो पॉलिटिक और जो इकोनॉमिक है इस पर चर्चा करने का मंच है। और इसमें दुनिया के नेता और जो नीति निर्माता है ये भाग लेते हैं। चर्चा के इसमें प्रमुख विषय क्या क्या होते हैं, तो एक तो दोस्तों में ग्लोबल सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड जो डिप्लोमेसी है ये इसमें चर्चा के विषय होते हैं। और इसे भारत का मिनी दावोस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों कई देशों के नेता से हैं जो शामिल होते हैं। जबकि रायसीना के डायलॉग की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, 2016 के अंदर। अब देखिए आज का आप लोग 13वां क्वेश्चन। आज के 13वें क्वेश्चन पे भी साथ आप लोग एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत की पहली जो निजी पुनर्बीमा कंपनी है ये भी कौन सी बनी है। तो ये बन चुकी साथी वैल्यू एटेड री इंश्योरेंस कंपनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, हाल ही में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे आप लोग एडा के रूप में जानते हैं, इसने भी वैल्यू एटेड जो री इंश्योरेंस कंपनी है इसको री इंश्योरेंस लाइसेंस दे दिया है। और एडा ने पहली बार किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी को कहा कि री इंश्योरेंस जो है ये लाइसेंस दिया है। अब तक सिर्फ एक ही भारतीय कंपनी की जो है री इंश्योरेंस का काम कर रही थी, जो कि कौन सी थी, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये अभी क्या है कि भारत की पहली बन गई निजी। अब बात करते हैं हम लोग
पहले वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस के बारे में। तो ये एक भारतीय कंपनी है जो कि स्थित कहाँ पर, तो कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये दोस्तों भारत की एक पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1972 के अंदर, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अब देखिए आज का आप लोग 14वां क्वेश्चन। आज का दोस्तों आपको जो 14वां क्वेश्चन है ये निधन से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो पद्म भूषण विजेता है जिनका नाम है रमाकांत रथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आप लोगों को ये बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये साथी साहित्यकार थे जिनका नाम है रमाकांत रथ, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इनका दोस्तों 90 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हुआ है। और ये दोस्तों मुख्य रूप से क्या है कि जो सप्तमा ऋतु है इसी साहित्य के लिए जाने जाते थे, जिसको 1978 में क्या है कि साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। बात करते हैं हम लोग रमाकांत रथ के बारे में कि इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए। तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 1978 के अंदर। सरस्वती सम्मान भी दिया है इनको 1992 के अंदर, जबकि इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है 2006 के अंदर। अब देखिए आज का आप लोग 15वां क्वेश्चन। आज का दोस्तों आपको जो 15वां क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित है, और इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो महिला प्रीमियर लीग है 2025, इसका भी जो किताब है ये किस टीम ने जीता है। तो ये जो दोस्तों किताब है ये भी मुंबई इंडियंस ने जीती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं दोस्तों लोग महिला प्रीमियर लीग 2025 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि इसका जो आयोजन है ये भी 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक किया गया था। विजेता इसमें कौन रहा है, तो मुंबई इंडियंस इस बार दूसरी बार इसने खिताब जीता है। उप विजेता कौन रहा था, तो दिल्ली कैपिटल। और इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 5 टीमों ने। संस्करण इस बार कौन सा था, तो तीसरा संस्करण था। और ये जो दोस्तों टूर्नामेंट है ये 4 स्थानों पर खेला गया था, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा के अंदर। जबकि फाइनल मुकाबला की बात करें तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग टीम कैप्टन के बारे में कि वर्तमान में भी महिला टीम के कैप्टन कौन कौन है। तो दिल्ली कैपिटल एक दोस्तों मैन लैनिंग है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। गुजरात जॉइंट की पूछे तो एसले गार्डनर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। मुंबई इंडियन की कौन है, तो हरमनप्रीत कौर, ये भारत से है। यूपी वॉरियर की कौन है, तो युक्ति शर्मा, ये भी भारत से है। और जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करें तो स्मृति मंदाना है, ये भी भारत से है। अब देखिए आज का आप लोग 16वां प्रश्न। आपका 16वां जो प्रश्न है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोग से पूछ रहे हैं कि जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री ये कौन बन गए। तो ये बन चुके साथी स्टुअर्ट यंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो स्टुअर्ट यंग है इन्होंने भी त्रिनिडाद एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। और वर्तमान में बात करें जो स्टुअर्ट यंग है ये ऊर्जा और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत है। जबकि दोस्तों ये स्थान किसका लेंगे, तो डॉक्टर कीथ रोली का। तो खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि भी त्रिनिडाद एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो स्टुअर्ट है। बात करते हम लोग त्रिनिडाद एंड टोबैगो के बारे में। तो ये एक दोस्तों कैरिबियन देश है। राजधानी क्या है यहाँ की, तो पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति कौन है, तो क्रिस्टिन कंगालू। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो त्रिनिडाद एंड टोबैगो डॉलर ही। और अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं, तो स्टुअर्ट यंग। अब बढ़ते हम लोग आज के 17वें क्वेश्चन की ओर, जो कि दोस्तों आज की क्लास का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसे केंद्रीय खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया है इन्हीं के द्वारा अभी फिट इंडिया आइकॉन बनाए गए। तो ये बनाया दोस्तों आयुष्मान खुराना को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी साथ ही जो आयुष्मान खुराना है इनको यूनियन जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है इसके जो मिनिस्टर है जिनका नाम मनसुख मंडाविया, इन्हीं की तरफ भी फिट इंडिया आइकॉन बनाए गए। आयुष्मान खुराना की बात करें तो इन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किए गए जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसको भी ज्वाइन कर लिया है। बात करते हैं हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो ये अभियान 29 अगस्त 2019 को नेशनल स्पोर्ट डे के अवसर पर नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था, तो नागरिकों को अपनी डेली लाइफ में
फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट को शामिल करके हेल्थ एंड फिट रहने के लिए प्रेरित करना था। और जबकि इससे पहले विद्युत जामवाल, शाहिद कपूर, जो शिल्पा शेट्टी है, इनको भी बनाया जा चुका है। और अभी दोस्तों अन्य भी हैं फिट इंडिया के आइकन। तो फिलहाल अभी आयुष्मान खुराना बन चुके हैं, नया ही याद रखिएगा। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर करिएगा कि अभी किसी सेफ अंडर 17 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। दोस्तों थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, तो आज आपको जो आवाज है थोड़ी खराब लग रही होगी, तो थोड़ा दोस्तों आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। मेरा गला काफी बैठा हुआ है होली की वजह से। कल हम लोग अब 18 और 19 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अब मिलेंगे हम जल्दी अगली क्लास के साथ ही कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।